नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी आईएएस अभ्यास के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब मेरे साथ में फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटी, जिसमें आज से हम लोग एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो बहुत बार जो है ये वाला पार्ट विद्यार्थियों से छूट जाता है, तो अब हम लोग आज से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाला पार्ट अब अगली वाली सीरीज़ में हम लोग करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और मैं अनअकैडमी का वन ऑफ द एजुकेटर हूँ। मेरे अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज़ पर करंट अफेयर्स, PSIR, GS2, साइंस जैसे सब्जेक्ट चलते रहते हैं। और अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो अरविंदा UN टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन करते हैं, इनको पावर्स एंड फंक्शंस क्या दिए हुए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसने इंडिया में क्या क्या सिग्निफिकेंस या इंडिया में क्या क्या हेल्प की है, क्या इनके चैलेंजेस है और किस तरीके से इन चैलेंजेस को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समझने से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे जो मेजर काम है वो ऑब्वियसली फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंट्री में कंडक्ट करवाना है। देखिए, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे तो लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होगा हमारी जो गवर्नमेंट आई है उसके ऊपर में। किसी भी गवर्नमेंट को अगर ढंग से गवर्न करना है तो उसको चाहिए गवर्नेबिलिटी, और गवर्नेबिलिटी आती है लेजिटिमेसी से, और लेजिटिमेसी आती है जब लोगों ने कंसेंट उनको दिया हो। और कंसेंट के लिए इलेक्शन से बेटर आप लोगों का और कंसेंट क्या हो सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल नंबर 324, अच्छे से नोट कीजिए, आर्टिकल नंबर 324, उसमें पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस दिए हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से बनेगा, उसके क्या मेंबर्स होंगे, क्या इनको फंक्शन दिया है, कैसे इनका इंडिपेंडेंस मेंटेन होगा, ये सब इसमें दिया हुआ है। गौर करने वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ ये 4 इलेक्शन ही मेजरली कंडक्ट करवाता है, जो कि पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसके अंदर में आएंगे। स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जिनको हम विधानसभा कहते हैं, और कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जैसे कि जिनको हम लोग विधान परिषद बोलते हैं। तो जिन जिन स्टेट्स में है आप सबको पता होगा कि हमारे कंट्री में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मिलेगी। तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। देन नॉट टू फॉरगेट ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है, इनके इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। अब कुछ लोगों को ये वाला कन्फ्यूजन अभी भी रहता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाता है क्या? उत्तर है नो। लोकल बॉडीज़ जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गए या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन सब के इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ने एक अलग से सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ स्टेट लेवल के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएंगे। तो इस चीज़ को बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। एनीवेज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोग देख सकते हो, जैसे कि 324 सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, इन सब के बारे में बात करता है। 325 ये बताता है कि कौन इन एलिजिबल होगा फॉर इंक्लूजन, की अगेन इलेक्टोरल रोल में नहीं आओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाउस ऑफ पीपल के इलेक्शंस कैसे होंगे, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कैसे होंगे, पावर क्या है पार्लियामेंट के, और ये सब जो है वो आप लोगों के 329 तक आर्टिकल जाते हैं। बट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर कोई है तो वो 324 का है। कॉम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग 324 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हुई थी अपॉइंट करने की, और ऑब्वियसली इनको अपॉइंट कौन करते हैं? आंसर इज प्रेसिडेंट। मज़े की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी एकदम बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए भी जब इनको अपॉइंट किया जाता है तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करते हैं। बट इसमें ओपोजिशन के मेंबर्स या लोकसभा के जो स्पीकर हैं या राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, इनमें से किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं। मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो अपना रिकमेंडेशन देगी, और वो रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो है वो एक किसी भी पर्सन को इलेक्शन कमिश्नर हम लोग बनाते हैं। अगेन
मज़े की बात यह है कि इलेक्शन कमिश्नर को बनाने के लिए आपके कोई भी क्राइटेरियाज़ नहीं दिए हुए हैं कि आप इसी को इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग आगे देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन में किन किन को अपॉइंट किया जा सकता है, उसके बाकायदा आप लोगों ने क्वालिफ़िकेशंस दिए हुए हैं। ऐसे ही इनके क्वालिफ़िकेशंस मेंशन नहीं हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को लगता है, यानी कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कि काम थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया है और एक इलेक्शन कमिश्नर से ये हैंडल नहीं होगा, तो वो चाहे तो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के आना कंपलसरी है, उनको अपॉइंट करना कंपलसरी है, बट जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे होते हैं उनको अपॉइंट करना प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है। आप लोग गौर कीजिएगा, लगभग 1950 से लेकर के ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे और उन्हीं की डिसीजन जो है वो फाइनल हुआ करती थी। बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक चेंज क्या किया था, जो इलेक्टोरल या जो वोटिंग की जो एज थी आपकी वो 21 थी, उसको चेंज करके हमने कर दिया था 18। ऑब्वियसली सडनली जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए काम बढ़ गया था। तो काम बढ़ने की वजह से 16 अक्टूबर एक ऐसी डेट थी, 16 अक्टूबर 1989, 16 अक्टूबर 1989, जिस समय में 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। मतलब एक इलेक्शन कमिश्नर थे और दूसरे 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। लेकिन इनका जैसे ही काम हो गया इनको वापस से छोड़ दिया। जनवरी 1990 उनको इमीडिएटली निकाल भी दिया। मतलब इनको निकालते समय में किसकी परमिशन लेनी होती है? सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं हमारे, उनको निकालना बहुत ही ईजी काम है। सिर्फ आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की परमिशन चाहिए, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो उस मुद्दे पर हम लोग जो है वो डेफिनेटली आने वाला है। तो आई होप सबको इतना समझ में आ गया है। ओके। और उसके बाद में जनवरी 1990 में जो है वो उनको निकाल दिया, बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स थे उनको हटा दिया। फिर TN सेशन, इनके बारे में आप लोग जो है ज़रूर पढ़िएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनकी खास बात क्या है। तो TN सेशन जो है वो एक बहुत ही अपराइट ऑफिसर थे और जब वो इलेक्शन कमिश्नर बने तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से लेकर के बाकी बातों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और इससे जो गवर्नमेंट ऑफ द डे थी, जिनको लगा कि मे बी हम लोग इनको कंट्रोल कर पाएंगे, वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाए। और जब वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने सिंपली वापस से अक्टूबर 1993 में 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया। ऑब्वियसली TN सेशन साहब जो हैं वो इस बात से खुश नहीं थे। वो खुद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, लेकिन बाद में फिर ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने इस जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसको अपहोल्ड किया था। और उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये उनका पूरा का पूरा प्रेरोगेटिव है कि उनको और भी इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट करने हैं या नहीं है, ये इनका कंप्लीट प्रेरोगेटिव है। तो फिर उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वाली डिसीजन को अपहोल्ड किया गया था। बट एनीवेज, जहाँ तक बात आती है कि ये अगर मान लो अगर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आपके एक्स्ट्रा अगर आपने डाल भी दिए हैं, तो एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और दूसरे ही आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इनमें से प्राइमेसी क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलेगी? आंसर इज़ नो। सुप्रीम कोर्ट ने अगेन उसी जजमेंट में कहा कि जस्ट बिकॉज चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई एक्स्ट्रा प्राइमेसी मिली हुई है। इनफैक्ट इनकी इक्वल सैलरी होती है, इक्वल अलावेंसेस होते हैं, अदर पर्क्स, इक्वल पावर भी इनके होते हैं, सब कुछ एकदम ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और इनफैक्ट अगर मान लो कि हम लोगों को डिक्लेयर करना है कि गुजरात में हम लोग कब जो है वो वोटिंग जो है वो करवाएंगे, इसकी डेट अगर आप लोगों को फिक्स करनी है, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि हम लोग जनवरी में करवाएंगे। लेकिन अगर आपके बाकी के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो कहते हैं नहीं, हम तो दिसंबर में ही करवा लेंगे 2022 में, तो मेजॉरिटी से डिसीजन ली जाएगी। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके पास में कोई अपर हैंड नहीं है। आपके लिए यहाँ पर मेजॉरिटी डिसीजन लेना जो है वो ज़रूरी होगा। तो इस मामले में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर कहीं पर होता है तो इसमें मेजॉरिटी डिसीजन से बात जो है वो की जाएगी। तो आई होप ये कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं वो आप सबको क्लियर हो गए हैं। अभी फ़िलहाल में अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉम्पोजिशन देखें तो ऑब्वियसली इट्स अ 3 मेंबर बॉडी, बट एक मेंबर अभी वैकेंट है। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ़िलहाल के जो हैं उनका नाम
श्री राजीव कुमार हैं, और एक अदर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम अनूप चंद्र पांडे हैं। अभी एक जो है वो मेंबर की वैकेंसी है जिसको गवर्नमेंट में भी जब भी उनके मन में होगा तब अपॉइंट कर दिया जाएगा उनको। ठीक है, तो आई होप सब लोगों को कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से बनता है, कैसे उसके अंदर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और कैसे उसके अंदर में अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट की सारी प्रोसेस। बाकी अगर ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो भी मीटिंग्स होंगी उनको हमेशा जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो ही हेड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रेसिडेंट अगर चाहें तो रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये आपके चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आपका मेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर का कंपोजिशन हमने देखा। रीजन वाइज भी अगर आपको अपॉइंट करने हैं तो वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। मज़े की बात है कि चाहे ये जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर ये जो रीजनल कमिश्नर्स हैं, इनको अगर अपॉइंट करते हैं तो इनके सर्विस, इनका कंडीशन, इन सब चीज़ों को प्रेसिडेंट जो है वो बताता है कि तुम्हारा टेन्योर कैसा होगा, तुमको कितना टाइम मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है कि आपको इतना टर्म मिलेगा ही, बट किन को, दो लोग जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और जो तुम्हारे रीजनल कमिश्नर्स हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑब्वियसली इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है, ऐसे ही नहीं आप इनको निकाल सकते हो। तो मोर और लेस अगर हम लोग देखें तो सारे ही इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो 6 साल तक अपने ऑफिस में रहते हैं, या फिर 65 की एज अगर उन लोग अटेंड कर ले तो उसके बाद में 65 की एज ख़त्म होने के बाद में हो सकता है। अगर बीच में ही चाहते हैं वो रिज़ाइन करना तो वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, इनको वापस से अपॉइंट करना तो वापस से भी अपॉइंट किया जा सकता है, और इनफैक्ट इनको अगर गवर्नमेंट में ही और भी अगर कोई जॉब देनी है तो वो भी दी जा सकती है। तो ये इनका कंपोजिशन है। आई होप सब लोगों को इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो मुद्दा आता है वो है इंडिपेंडेंस को लेकर के, कि इंडिपेंडेंस कैसे हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंटेन कर रहे हैं। सीधी सी बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अगर इनको रिमूव करना है तो इनको रिमूव करना इतना आसान नहीं है। इनको बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है। मतलब क्या, अगर इनको रिमूव करना है तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हम लोग निकालते हैं उसी तरीके से निकाला जा सकता है। आपका काम है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना है तो एग्जैक्टली प्रोसेस क्या रहेगी। तो ये आपका काम है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। एनीवेज, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि सर्विस कंडीशंस डिसएडवांटेज पर चेंज नहीं की जा सकती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ओके, तो ये कुछ बातें हैं, बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिपेंडेंस आर्टिकल नंबर 324 सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ही इंश्योर करता है। उनको ही सिर्फ आपको सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे निकालना पड़ेगा या उनकी कंडीशन को चेंज नहीं किया जा सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन कमिश्नर्स, जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या रीजनल कमिश्नर्स जो हैं, तो उनको कभी भी निकाला जा सकता है ऑफिस से। सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की बात सुननी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने ये देखा ही कि अक्टूबर 1989 में इनको अपॉइंट किया गया था 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को, लेकिन जब इनका काम हो गया तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब लगभग 3 महीने के अंदर में उनको निकाल दिया। किसकी परमिशन ली? सिर्फ उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की परमिशन ली। मतलब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो अदर कमिश्नर्स को नहीं मिलती है। इसी पर बहुत एक डिबेट भी चलता है कि एक्चुअल में उनको भी अब इंडिपेंडेंस जो है वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर दे देना चाहिए, ताकि सही मायने में पूरा इंडिपेंडेंस जो वो आ पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्स्टिट्यूशन ने सैडली इनका कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं किया है, इस पर हमने ऑलरेडी बात की है। इनका टर्म भी एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन किया हुआ है। तो ये एक हमारे पास में एक्ट है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991, जिसके अंदर में बताया कि भाई 6 साल का टर्म मिलेगा या फिर 65 साल के बाद में आपको रिटायर करना पड़ेगा। और रिटायरमेंट के बाद में सीधी सी बात है कि फर्दर अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट के अंदर में दी जा सकती है, उनको बार नहीं किया है। तो ये कभी कभी आपके थोड़े से चैलेंजिंग मुद्दे बन जाते हैं इंडिपेंडेंस को लेकर के। इस तरीके से यूपीएससी ने 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के ये वाला सवाल जो है वो किया था। क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है उनको कंसिडर कीजिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पर 3 जो है वो एक्चुअली हमारे नाम थे, 3 जो है वो बॉडीज़ थी, 3 स्टेटमेंट थे इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाली है, गलती से ये ऊपर की तरफ में आ गया है थोड़ा सा। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ 5 मेंबर बॉडी। सेकेंड स्टेटमेंट है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो डिसाइड करता है इलेक्शन शेड्यूल को। और तीसरा जो है वो है कि इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स और मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। इस तरीके से 3 स्टेटमेंट्स हैं।
इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा जब मैं आपको इलेक्शन कमीशन के पावर्स बताऊंगा। बट जब वो आप सीख लो तो आप लोग कमेंट में यूपीएससी 2017 और उसके आगे जो है वो इस तरीके से लिखिएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, हैविंग सेड दैट बढ़ते हैं हम लोग आगे। पावर्स एंड फंक्शंस इनके क्या होंगे, तो पावर्स एंड फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो सीधी सी बात है कि इनको 3 मेजर फंक्शंस दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या, ऑब्वियसली आप एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करवाने का। एडवाइजरी ऑब्वियसली आप प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को एडवाइस दे सकते हो मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन पर। और क्वासी जुडिशियल मतलब कभी कभी अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है कि ये इलेक्शन सिंबल मेरा है, इलेक्शन सिंबल मेरा है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में ही आप लोगों ने देखा होगा कि शिवसेना का जो ओरिजिनल सिंबल है वो ये वाला है जो बाला साहेब ठाकरे के समय में बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद में जो है वो उद्धव ठाकरे जो है और एकनाथ शिंदे जो है इनके बीच में टसल हुई कि रियल शिवसेना कौन है, हम हैं या हम हैं। फिलहाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस सिंबल को रिजर्व कर लिया है। उन्होंने कहा है कि बाला साहेब ठाकरे जो थे तो उनके समय की जो शिवसेना थी तो उसका सिंबल हम लोग रिजर्व कर रहे हैं, और रियल शिवसेना कौन सी होगी वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो अभी फिलहाल के अलग अलग जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनके लिए ये वाले सिंबल जो है इन दोनों को अलोकेट किए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर इंटर पार्टी का अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हैंडल करता है। तो ये एक चीज़ हो गई। या फिर अगेन डेट है, शेड्यूल है, बनाना है, तो ध्यान रखिएगा उसको होम मिनिस्ट्री नहीं डिटरमिन करता है। इलेक्शन कब होंगे ये इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद डिसाइड करता है। गवर्नमेंट के इसमें कोई लेना देना नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, खास करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जो है वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरीके से बनाएंगे, डीलिमिटेशन किस तरीके से करेंगे, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, इलेक्टोरल रोल्स बनाना, अगेन पार्टीज़ को रिकॉग्निशन देना, उनको सिंबल देना, अगेन अगर दो पार्टीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उस पर बात करना, फिर अगेन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना कि अगेन कोई इलेक्टोरल अरेंजमेंट में अगर इशू हुआ है तो वो सब काम करना। इतना ही नहीं तो पब्लिसिटी, तो बेसिकली जो नेशनल पार्टीज़ होती है और स्टेट पार्टीज़ होती है उनको पब्लिसिटी का ऑलमोस्ट पूरा शेड्यूल मिलता है और फ्री पब्लिसिटी भी मिलती है। तो उसके लिए रोस्टर मतलब उसको मैनेज करना कि क्या करना है। अगेन प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, अगर कोई एमपी को हमको डिस्क्वालीफाई करना है क्या, जो अलग अलग प्रोविजंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जैसे कि कोई अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह होल्ड करता है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कीजिएगा। देन अगेन गवर्नर को भी एडवाइस करते हैं कि किसी एमएलए को अगर निकालना है नहीं निकालना है, अगर कहीं पर वायलेंस हो रहा है, रिगिंग हो रही है तो उस केस में पोल को कैंसिल करना। ठीक है, प्लस इतना ही नहीं, अगेन स्टाफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो उसके लिए गवर्नर को, प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करना, और इलेक्शन को कैसे हम लोग स्मूथली कर सके ये सब चीज़ें जो है वो मेंटेन करना, ये काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इनफैक्ट इस समय में आप लोगों ने सबने झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर, जेएमएम के जो चीफ भी हैं, हेमंत सोरेन जो है, इनके बारे में देखा ही होगा कि इनके अगेंस्ट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक केस चल रहा है जिसमें ऑब्वियसली गवर्नर को कौन एडवाइस करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, की क्या इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं जाए। तो इसकी रिपोर्ट अब तक पब्लिक में आनी बाकी है, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही अपने सबमिशंस दिए थे। एनीवेज ये सारी बातें जो हैं वो हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। बाकी देखिए विजन और मिशन और प्रिंसिपल्स, इन सब से क्या होता है कि हम लोगों को इंट्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट मिल जाता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव्स टू बी इन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस बाय एनहांसिंग एक्टिव एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन एंड डीपनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया वगैरह वगैरह। तो इस सबसे थोड़ा आप लोग इंट्रोडक्शन एक काफ़ी हैवी कर पाओगे। बात आती है इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सीधी सी बात है, ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी जो मेंटेन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ब्राज़ील में इलेक्शन हुए थे, लेकिन जो इलेक्शन हुए तो इलेक्शन बॉडी पर ही सवाल उठाए गए, लेकिन इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है। या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब यूएसए में हुए थे तो अगेन उस पर ट्रंप ने सवाल उठाए थे कि ये गलत तरीके से इलेक्शन हुआ है। इंडिया में ये नहीं होता है। वाई? बिकॉज हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी, फ्रीनेस, फेयरनेस के साथ में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करता है। लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इनफैक्ट आप लोग देखिए,
जो एक समय में हमारा पार्टिसिपेशन बहुत ही लो हुआ करता था, जहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन, वोटर पार्टिसिपेशन गिरते जा रहा है, हमारे कंट्री का वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है। 2014 में जहाँ पर हमारा वोटर पार्टिसिपेशन 65.95% था, वो बढ़ करके 67.11% पर गया हुआ है। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स में भी हम लोगों ने देखा है कि वोटर पार्टिसिपेशन जो है वो लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो वोटर को पार्टिसिपेशन इंक्लूड करवाने से लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिसिप्लिन करने तक, उनके खर्चे वर्चे सब देखने से लेकर के, ये सब चीज़ें हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिक्चर इज़ ऑल गुडी गुडी और कोई चैलेंजेस जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सबको पता है कि मनी एंड मसल पावर आजकल जो है बढ़ते जा रही है। इनफैक्ट क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो हमारे पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। अगर हम लोग जो है वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स का ये वाला अगर हम लोग फिगर्स देखें तो आप लोग देखोगे कि जो लोकसभा के जो एमपीज़ हैं जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस फाइल थे, 2004 में जो सिर्फ 24% थे, 2009 में 30% पे गए, 2014 में 34 और 2019 में 43% पर गए हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो उसको अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रोक नहीं पा रहा है। देर इज़ रैम्पांट एब्यूज़ ऑफ पावर बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, खास करके जब इलेक्शन जैसे ही आपका आगे अनाउंस होने वाला है या इलेक्शन शुरू होने वाले हैं ये आपको पता चलता है, तो उसके जस्ट एक दिन पहले वगैरह जो है वो प्लायबल ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र किया जाता है, अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट रखती है ताकि उन लोग इलेक्शन वापस से जीत पाएँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडिक्वेटली रेगुलेट नहीं कर पा रही है, इनर पार्टी को वो एनफोर्स नहीं कर पा रही है। वही जो है लोग उन्हीं का हम लोग देख रहे हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो अपने यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। इतना ही नहीं, ये भी एक इम्प्रेशन आ रही है कि यहाँ पर जो है वो लेस एंड लेस इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, बिकॉज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वगैरह जो है वो हमारे अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं मिले हुए हैं। देर इज़ ऑल्सो नॉन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन ऑफ CEC, कैसे डिसाइड करते हो, या इवन बाकी के जो 2 कमिश्नर्स हैं उनकी भी आप लोग चॉइस ही नहीं, आपको पता ही नहीं कैसे उनको करना है। प्लस EVM के माल फंक्शनिंग से लेकर के बाकी भी इनके ऊपर में आरोप लगाए जाते हैं। और सबसे बुरा, इनका एक्सपेंडिचर जो है वो कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज नहीं है, मतलब इनको पूरा खर्चा करने की आज़ादी नहीं है, इनको बजट के अंदर में ही खर्चा इन लोग कर सकते हैं। इसलिए बहुत बार इनको जो रिफॉर्म्स लाने वो इन लोग रिफॉर्म्स नहीं लेकर के आ पाते हैं। बट एनीवेज हमको वे फॉरवर्ड की तरफ में काम कर रहे हैं ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मजबूत बने। इसके लिए इनको क्या करना होगा? ऑब्वियसली बी मोर विजिलेंट एंड बी मोर वॉचफुल। खास करके जो EVM की जो कंट्रोवर्सी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, उस पर VVPAT हम लोग लेकर के आ सकते हैं, दैट इज़ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम। इससे क्या होगा कि अभी ये कहीं कहीं पर यूज़ किया जाता है, इसको सारे इलेक्शंस में अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो और इसका फ़ायदा होगा। VVPATs क्या होते हैं? VVPATs आप लोग जो ये देख रहे हो, ये बेसिकली जब भी आप लोग वोटिंग मशीन पर आप लोग जब क्लिक करते हो कि आप लोगों ने मान लो इसमें से लिपस्टिक वाला सिंबल है या पेंसिल वाला सिंबल है, इस पर जब आप क्लिक करते हो, ये बटन दबाते हो, तो बटन दबाने के बाद में ये इधर में कनेक्टेड होता है। ये लगभग यहाँ पर आपको ये प्रिंट होता है इसके ऊपर में सिंबल, और ये सिंबल जो है वो 7 सेकेंड के लिए आपको दिखता है कि आपने जिस पे वोट किया वही वोट यहाँ पर दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। और वो होने के बाद में ऑब्वियसली ये हमारा जो काउंटर मशीन जो है उसके अंदर में वोट अगेन जा कर के दर्ज हो जाता है। तो ये VVPAT जो है वो अगर हम लोग हर तरफ में लेकर के आएंगे तो उसके फ़ायदा जो है ज़रूर होगा। इनएडिक्वेट लीडरशिप जो है वो बुरी बात रही है हमारे लिए, तो लीडरशिप को हमको लेकर के आना चाहिए। और सेकंड ARC रिपोर्ट जो वो कहती है कि अगर हो सके तो एक कोलेजियम बनाइए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सारे मेंबर्स को अपॉइंट करेगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिसके अंदर में स्पीकर होंगे लोकसभा के, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, लॉ मिनिस्टर होंगे, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, और इन सब मेंबर्स के रिकमेंडेशन के बेसिस पर आपने इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए, ताकि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट जो है वो आए। इसी के अलावा लीगल सपोर्ट से लेकर के बाकी जो कमिश्नर्स का मैंडेट है, प्रोसेस है, उन सबको भी हमने सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो ये सब आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए बातें बता सकते हो। आशा करता हूँ कि आप सबको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो एकदम डीप में क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही वीडियोज़ और कौन कौन से टॉपिक्स पर मैंने लेकर के आने चाहिए वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपको मिलूँगा अगले ही ऐसे ही किसी वीडियो पर जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में रिकमेंडेशन में लिखा होगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ अरविंद सिंह राजपुरोहित साइनिंग ऑफ।
सी यू नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।